अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी। आज हमारी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। ये हेड्स ऑफ अकाउंट वो चीज़ है जिसको हम पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो पिलर्स आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ के लिए पिलर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिलर्स का मतलब, जैसे हम कहते हैं कि एक कोई बिल्डिंग है, वो पूरी बेस करती है उसके पिलर्स के ऊपर। जब पहले पिलर्स बनते हैं, फिर उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनती है। तो अकाउंटिंग भी जो है वो इन चार पिलर्स के ऊपर, इन चार हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड करती है। इनको हम हेड्स ऑफ अकाउंट के अलावा एलिमेंट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इनको, हेड्स भी कह सकते हैं, और पिलर्स सिर्फ एक समझाने के पर्पज़ से कह रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर इन 5 चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए आगे अकाउंटिंग में पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द ही चल रही होगी। तो जिसमें से पहली चीज़ है एसेट। एसेट के आगे अगर आप देख रहे होंगे, एसेट के आगे लिखा हुआ है मैंने रिसोर्स। तो मैं रिसोर्स पर अभी थोड़ी देर में आगे आपसे बात करता हूँ। पहले एसिड को पढ़ लेते हैं कि एसिड की डेफिनेशन क्या है। ये साउंड तो एसिड कर रहा है, ये वो केमिस्ट्री वाला एसिड नहीं है, पर ये क्या है, एसिड है। ठीक, तो एसिड क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। एनी रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट बेनिफिट इन फ्यूचर ऑपरेशन। रिसोर्स, रिसोर्स को हम कहते हैं कोई भी वसाइल, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब है हमें उम्मीद थी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको क्या है, उम्मीद है, टू जनरेट, कि वो जनरेट करेगी बेनिफिट। बेनिफिट मतलब फ़ायदा। इन फ्यूचर ऑपरेशन, फ्यूचर ऑपरेशन मीन फ्यूचर के कामों में। फ्यूचर मुस्तकबिल, ठीक है। फ्यूचर के ऑपरेशंस मतलब काम। तो फ्यूचर के ऑपरेशन में क्या देगी, बेनिफिट। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी रिसोर्स जिससे हमें एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि वो हमें बेनिफिट देगी फ्यूचर के ऑपरेशंस में, तो वो एसेट है। अब ये हमने डेफिनेशन को तो ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन इसकी एग्जाम्पल कहाँ मिलती है। तो हम कोई भी चीज़ अब देखते हैं हमारे इर्द गिर्द। अभी आप एक रूम में बैठे हुए होंगे, आपके पास सबसे पहले तो आपके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ होगा। तो वो सीलिंग फ़ैन हो सकता है, या आपके पास अभी रूम में एसी चल रहा है। तो हम अगर फ़ैन की बात करते हैं, तो फ़ैन क्या है, एक रिसोर्स है जी। रिसोर्स एक वसाइल है, ठीक है। इससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो फ्यूचर में बेनिफिट देगा यानी कि कल, कल भी ये फ़ैन चलेगा और आपको हवा देगा। ठीक, तो ये जो हवा देना इसका है, यही तो इससे बेनिफिट हम हासिल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ़ैन से अभी आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये कल भी चलेगा, रात में भी चलेगा और आपको हवा देगा। इसका मतलब ये फ़ैन क्या हो गया, एसेट। आपके सामने हो सकता है एक घड़ी भी हो, तो वो जो घड़ी है वो क्या आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। हाँ, आप उसके अंदर टाइम देख सकते हैं, तो वो बेनिफिट आपको फ्यूचर में देगी, आपको उससे एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या है, आपका एसेट। आप अभी इस वीडियो को अपने मोबाइल या टैब से देख रहे होंगे, तो ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये मोबाइल क्या, एक रिसोर्स है, ठीक, जिससे आपको उम्मीद है कि इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आप इसको कल भी यूज़ करेंगे। आप इससे कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स, कज़न से इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इससे आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी इससे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आप चाहें। तो बेनिफिट मोबाइल का जो हासिल कर सकते हैं आपको वो मिलेगा, और फ्यूचर में मिलेगा। अभी मोबाइल के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये मोबाइल अभी आपके लिए एसेट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अभी जिस घर में मौजूद हैं, उस घर में लातादाद एसेट्स हैं। इधर नज़र उठाएंगे तो कोई ना कोई एसेट मिलेगा। यानी हर वो चीज़ जिसको आप, जिससे भी आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे सकती है, तो वो आपका एसेट है। तो ये डेफिनेशन जो है वो ये कह रही थी। तो हमने पहली डेफिनेशन तो एसेट की पढ़ ली और समझ ली कि कोई भी चीज़ जिससे हमें उम्मीद है कि वो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो वो एसेट है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ एक और डेफिनेशन लिखी हुई है जो हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है एनी थिंग ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ वैल्यू वाली, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हो मनी के टर्म्स में। मनी टर्म्स में क्या मतलब है कि हम उसको पैसों के अंदर बता सकें, उस चीज़ को ये बता सकें कि ये कितने रुपए की है। यानी उसकी कोई वैल्यू हम बता सकें कि आपके हाथ में भी मोबाइल है, तो मोबाइल की वैल्यू है, लेकिन आप वैल्यू बता भी सकते हैं कि 50,000 रुपीज़ का है, ये मोबाइल 5 लाख रुपीज़ का है। तो इसकी आपने वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी बता दी, तो इसका मतलब ये मोबाइल भी क्या है, एसेट। अभी हमने बात करी थी कि फ़ैन एसेट है, तो ये जो फ़ैन है इसकी वैल्यू है जी, वैल्यूएबल फ़ैन है ये, इसकी वैल्यू है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आप इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं कि ये फ़ैन 12,000 का है, 15,000 का है। ये जो आपके पास एसी लगा है, तो ये क्या एसी जो है वो वैल्यूएबल है जी, वैल्यू है, ठीक। लेकिन क्या इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं कि ये एसी 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक।
इसका मतलब हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू है और उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी आप बता सकते हैं, वो आपके लिए क्या है, एसेट। तो अब हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं जो कि इस अब तक की एसेट की डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स हैं, और अभी हमने यहाँ पर एसेट को ख़त्म नहीं करना, अभी और समझना है। तो पहली चीज़, हैविंग वैल्यू। तो एसेट के लिए हमने जो अभी चीज़ पढ़ी है कि भाई वैल्यू होनी चाहिए। तो वैल्यू होगी सबसे पहले, तो अगर कोई आपके पास एक और फ़ैन हो लेकिन वो फ़ैन ख़राब है, तो अब आपको पता है ये फ़ैन अब नहीं चलने वाला, ये ना आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है, ना इसकी अब कोई आपके लिए वैल्यू है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका मतलब है एक तो बेनिफिट भी दे रहा हो और दूसरा उसकी कोई वैल्यू हो। ठीक। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे एक्सप्रेस इन मनी। तो एक्सप्रेस इन मनी, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि भाई एसेट के अंदर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने अगर किसी एसेट को पहचानना है कि क्या ये चीज़ एसेट है, तो आप तीन चीज़ देखें। सबसे पहले क्या उसकी वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो क्या आप उस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं, तो अगर वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ मनी बता भी सकते हैं और उस चीज़ से आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट है। और अगर इन तीन में से कोई एक भी पॉइंट नहीं हो रहा होगा पूरा, तो इसका मतलब वो एसेट नहीं है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें इन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या वाकई में वो चीज़ एसेट है या नहीं। तो हमने अभी तक फ़ैन की बात करी, तो फ़ैन की वैल्यू है, उसको हम पैसों में बता सकते हैं, जी बता सकते हैं। उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि वो कल भी चलेगा, रात में भी चलेगा और हमें हवा देगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी। तो क्या आपकी वैल्यू है, जी जी आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू तो है, लेकिन क्या आपकी वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं, नहीं बता सकते। किसी भी इंसान की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकते। आपसे क्या फ्यूचर में कोई बेनिफिट हासिल होगा, हाँ बेनिफिट आपसे हासिल हो सकता है कि आप जो है वो फ्यूचर में किसी के काम आ सकते हैं, आप जो है वो फ्यूचर में अपने पेरेंट्स के काम आ सकते हैं, तो आपसे बेनिफिट तो मिल सकता है। यानी कि ये जो हमने बात करी थी यहाँ कि बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन तो आपसे है कि आप और लोगों को, सोसाइटी को, घर वालों को बेनिफिट देंगे, लेकिन आपको क्योंकि हम वैल्यू के लिहाज से मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब आप एसेट नहीं है। और कोई भी इंसान जो है वो एसेट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी हम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकते। ठीक। लेकिन चीज़ें जो हैं वो एसेट हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो किसी ने बोला इसका मतलब है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग समझ लें हम इसको। तो मैंने उसको कहा कि देखें, एक बंदा है जो कि कैट्स पैट्स रखता है। ठीक है। तो उसके पास उसका बिजनेस क्या है कि वो पैट्स बेचता है। उसके पास बहुत सारे डॉग्स और कैट्स हैं, अच्छे अच्छे डॉग्स और कैट्स। तो वो जो कैट्स और डॉग्स हैं उसके साथ पास, वो लिविंग थिंग ही तो है, उनकी वैल्यू है। तो बोला हाँ वैल्यू है, जानवरों की भी वैल्यू होती है, पेट्स हैं वो। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल है। क्या वो उनको इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकता है, जी इन टर्म्स ऑफ मनी भी बताएगा कि भाई ये वाली कैट इतने की है और ये वाली कैट इतने की, इसका मतलब वैल्यू भी हो गई। इन टर्म्स ऑफ मनी भी बता सकते हैं और उनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, तो वो उन कैट्स को जब सेल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो पैसे जो मिलना है वो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको। इसका मतलब उसके बिजनेस में रखे हुए तमाम पैट्स उसके क्या हैं, एसेट्स। ठीक। तो इसका मतलब यहाँ बात खत्म हो गई कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया कि इंसान एसेट नहीं है क्योंकि उनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकते। ठीक। तो आपके पास, आपके घर में मौजूद, आपके पास और भी चीज़ होंगी, जैसे आपके पास अभी एक पेन मौजूद है, तो वो पेन की वैल्यू है, जी है। इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं, बता सकते हैं, और उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जी क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप उससे लिख सकते हैं और आप कल भी लिखेंगे और इंशाल्लाह परसों भी लिखेंगे। तो इसका मतलब आपके पास मौजूद वो पेन भी एसेट है, आपके पास मौजूद ये कॉपी भी एसेट है, आपके पास मौजूद आपका बैग भी एसेट है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ मनी आप बता सकते हैं उसको और फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो यानी इसका मतलब अगर इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही हो तो एसेट नहीं है। अब एक और चीज़ कि हमारे पास एक मोबाइल तो है, उसकी हमने बोला वैल्यू है, और इन टर्म्स ऑफ मनी बता भी सकते हैं कि वैल्यू इसकी इतनी है, यानी कि एक मोबाइल है उसकी वैल्यू हमने बोला अभी 80,000 है, लेकिन वो मोबाइल जो है वो अब ख़राब हो गया। ख़राब हो गया इसका मतलब फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगा, अब वो सही भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फ्यूचर में बेनिफिट क्योंकि अब उस मोबाइल से नहीं मिल रहा, आपने ख़रीदा उसको भले से 80,000 का था, लेकिन क्योंकि अब फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, वो ठीक भी नहीं हो सकता और बिक भी नहीं सकता, तो इसका मतलब अब उसका कोई बेनिफिट देगा ही नहीं। तो इसका मतलब वो ख़राब मोबाइल जो आपके पास है वो आपका एसेट नहीं है। लेकिन जो सही मोबाइल है जिससे आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में बेनिफिट भी देगा, वैल्यू भी हम टर्म्स ऑफ मनी भी बता सकते हैं, तो इसका मतलब वो तो एसेट है। तो मेरे ख्याल से एसेट की अभी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक शॉप की। एक शॉप है, एक शॉपकीपर अंकल हैं, उनकी एक शॉप है। अच्छा, शॉप के अंदर
बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले जाते हैं हम तो शॉप में, एक तो अंकल मौजूद है। दूसरी बात, उन शॉप के आगे सबसे पहले एक हम जनरल स्टोर की बात कर लेते हैं। तो जनरल स्टोर में सबसे आगे क्या, कोई ना कोई एक काउंटर मौजूद होता है जिसके दूसरी तरफ अंकल मौजूद है। तो वो जो काउंटर है उसकी वैल्यू है, तो जी वैल्यू है इसकी। क्या ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं? जी आप बता सकते हैं। ये काउंटर उन्होंने कितने का लिया था, आप अगर जाकर पूछेंगे ये अंकल ये काउंटर आपने कितने का लिया था, तो वो वैल्यू कुछ बता सकते हैं ना कि ये 20,000 रुपीज़ का था। तो अब वो जो काउंटर है उसकी वैल्यू भी हो गई और इन टर्म्स ऑफ मनी बता भी सकते हैं। और फ्यूचर में बेनिफिट क्या देगा कि वो जो काउंटर है उसके अंदर अंकल ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट कराएंगे, शो कराएंगे कि हम ये सेल कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं। और उसके अंदर वो बहुत सारा सामान रख भी सकते हैं, रखते हैं। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है इनको, देगा, आगे भी रखेंगे। तो इसका मतलब इस शॉप में मौजूद ये काउंटर तो क्या हो गया, एसेट हो गया। अच्छा, इस शॉप के अंदर बहुत सारे शेल्फ बने हुए हैं। शॉप के अंदर शेल्फ बने हुए हैं, उन शेल्फ में सामान भी है। लेकिन अगर इन सिर्फ शेल्फ्स की बात करें तो इन शेल्फ्स की वैल्यू है, जी वैल्यू है। ये ऐसी फजूल में तो उन्होंने नहीं बनवाए हुए, तो इसकी वैल्यू है। और इन टर्म्स ऑफ मनी बता भी सकते हैं कि पूरी दुकान के शेल्फ्स कितने के बने। तो इसका मतलब अगर 50,000 के अंकल ने पूरे शेल्फ्स बनवाए हैं तो इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी भी बता सकते हैं। तीसरी बात, क्या इनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? जी मिलेगा। कल भी इसके अंदर जो सामान आएगा, जो भी चीज़ अंकल बेचने के लिए लाएंगे, तो वो इन शेल्फ में वो रख देंगे ताकि लोगों को दिख सके। ठीक, तो इसका मतलब ये शेल्फ भी क्या है, एसेट है। अब इन शेल्फ के अंदर रखी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो अंकल बेचते हैं चीज़ें, तो वो जो अंकल की बिज़नेस की इन्वेंट्री है, यानी कि आप अभी उसको कह लें कोई भी चीज़ है, आइटम्स हैं, वो अंकल के लिए क्या उनकी वैल्यू है? जी वैल्यू है। इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं, जी हर चीज़ बता सकते हैं ना। ये 200 के, ये 500 के, 600 के, ऐसे बता रहे होंगे। और क्या उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? जी बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा? अगर यहाँ एक 500 की चीज़ है और अंकल उसको जब बेचेंगे तो अंकल के पास पैसे आएंगे। तो इसका मतलब ये जो तमाम आइटम्स पूरी शॉप में मौजूद हैं ये भी अंकल के एसेट्स हैं। और अंकल के पास फ़ैन है तो वो भी एसेट है, टीवी है तो वो भी एसेट है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है शॉप में तो वो भी एसेट है। तो अब ये जिन जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए आप उनके ऊपर ये देख लें क्या उनकी वैल्यू है, उनको एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं। क्या इन तमाम चीज़ों से इन्हें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? तो फिर ये एसेट हैं। तो मेरे ख्याल से एसेट की बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। और अंकल की दुकान में जितने भी एसेट्स हैं वो आपको पता है कौन कौन से एसेट हैं, जो भी आपने शॉप देखी होगी उसके ऊपर। इसका मतलब ये कि शॉप तो एसेट से भरी हुई है। और ये क्या है, ये एक बिजनेस है। तो ये बिजनेस है अंकल का, जिसके अंकल कौन है, ऑनर। और ये ऑनर के तमाम एसेट्स हैं, तो हर एसेट की वैल्यू है। तो हम अपने पास आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि अंकल के एसेट्स की वैल्यू हम एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। समझे, ये काउंटर था 10,000 का, और ये जो सारी इन्वेंट्री रखी हुई है ये है 20,000 की, और जो है शेल्फ बने हुए ये है 50,000 की। तो अंकल के टोटल एसेट इनके बिजनेस के अंदर हम बोल सकते हैं कितने हैं, 80,000 रुपीज़ के। यानी अंकल का पूरा ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 80,000 रुपीज़ के एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स किसके हैं, अंकल के हैं, शॉप के ऑनर के हैं। तो ये अंकल कौन है, ऑनर है। तो इसका मतलब इस वक्त अंकल के बिजनेस में 80,000 के एसेट्स हैं और उनके ऑनर ये अंकल हैं। तो अब हम अपने आगे दूसरे एलिमेंट पर चलते हैं। ठीक, तो दूसरा एलिमेंट है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, ओनर आपको पता है बिजनेस का ऑनर, और इक्विटी का मतलब है हिस्सा। ठीक, तो ऑनर का हिस्सा। अब इसके वर्ड्स पर जाने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। द राइट और क्लेम ऑफ ऑनर ऑन बिजनेस एसेट इज ओनर्स इक्विटी। राइट, राइट का मतलब है कि जिसका हक है, राइट। क्लेम भी वही है कि जिस चीज़ के ऊपर जो चीज़ आपकी है आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है। तो राइट बोलें या क्लेम बोलें एक ही बात है कि ऑनर का राइट या ऑनर का क्लेम। जैसे कि आपके पास अभी मौजूद है एक मोबाइल हाथ में, तो ये इसके ऊपर किसका राइट है, क्या ये मोबाइल मैं आपसे ले सकता हूँ, तो नहीं ले सकता। इसके ऊपर आपका राइट है। अगर ये मोबाइल कहीं रखा हुआ होगा तो आप उठा लेंगे तो ठीक है, मैं उठाऊंगा तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं इस फ़ोन को उठाऊँ। और अगर मैंने उठा भी लिया तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं कि फ़ोन आपका है, आपको चाहिए। तो इसका मतलब राइट है आपका उसके ऊपर, आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप उसके ऑनर हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर द राइट और क्लेम ऑफ द ऑनर। ऑनर का राइट किस पर, ऑन बिजनेस एसेट, बिजनेस के एसेट्स पर। तो बिजनेस के एसेट्स हमने अभी पढ़े, बिजनेस के एसेट्स कौन कौन से हैं, कितने के हैं। तो हमने अभी बोला कि अंकल के पास टोटल 80,000 के एसेट्स हैं। ये जो एसेट्स हैं इनका, इनके ऊपर राइट किसका है, ओनर का, ओनर्स राइट है इसके ऊपर।
तो इसका मतलब ये जो 80,000 के एसेट्स इस बिजनेस में मौजूद हैं, इस सारे एसेट्स के ऊपर ऑनर का राइट है, अंकल का राइट है। इसका मतलब इस बिजनेस की ओनर्स इक्विटी कितने की हो गई? 80,000 की, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स भी 80,000 के थे और वो सारे के सारे एसेट्स के ऊपर राइट किसका है अभी? अंकल का, ऑनर का। तो इसका मतलब इस बिजनेस के एसेट 80,000 है और इस बिजनेस की ओनर्स इक्विटी भी 80,000 है। यानी कि इस बिजनेस की ओनर्स इक्विटी वो एसेट्स का हिस्सा, वो बिजनेस के एसेट में हिस्सा जिसके ऊपर ओनर का ही राइट हो, तो वो कहलाती है ओनर्स इक्विटी। तो ये ओनर्स इक्विटी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इक्विटी का मतलब है हिस्सा, तो ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का हिस्सा। तो ओनर का हिस्सा कितना है यहाँ पर? 80,000 रुपीज़। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताता हूँ। तो थर्ड हमारा एलिमेंट है आउटसाइडर्स इक्विटी, जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। तो इसमें मेन वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, लाइबिलिटी, जिसको हम कहेंगे आउटसाइडर्स इक्विटी। तो इसको समझने के लिए अभी हमने जहाँ तक हम पहुँचे हुए थे, एक शॉप की हमने एग्जाम्पल ली जहाँ पर अभी 80,000 के एसेट्स मौजूद हैं। समझे? ये अंकल जो हैं वो जनरल स्टोर था इनका, तो इन्हें एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो कि इनकी दुकान पर अभी ख़त्म हो गया। तो अब ये उस प्रोडक्ट को मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये शॉप छोड़कर अभी नहीं जा सकते क्योंकि शॉप पर कोई और नहीं है। तो अंकल ने ये काम करा, जो इनके सप्लायर हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में सप्लायर समझाया था। सप्लायर कौन है? जिससे हम अपनी इन्वेंट्री खरीदते हैं, जिनसे हम अपना सामान खरीदते हैं बिजनेस में। तो अंकल क्या करेंगे? उन सप्लायर को कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि मुझे वो प्रोडक्ट भेज दें। यानी फॉर एग्जांपल अंकल को चाहिए था बिस्किट्स, तो अंकल ने सप्लायर को कॉल करी और बोला 20,000 के बिस्किट्स भेज दें। तो सप्लायर ने 20,000 के बिस्किट्स उनकी शॉप पे भिजवा दी और अंकल ने उसको कॉल पे कहा कि पेमेंट जो है ना वो मैं आपको बाद में कर दूंगा, क्योंकि बहुत दफ़ा बिज़नेस के अंदर जो लेन देन है वो क्रेडिट पर चल रहा होता है, उधार पर। तो अंकल ने आज उसको पैसे तो नहीं दिए और बस बोला कि आप बस बिस्किट भिजवा दें, मैं जब आऊँगा तो आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है? तो अब बिज़नेस के अंदर 20,000 के जब बिस्किट्स आ गए, उसके बाद इस बिज़नेस के टोटल एसेट कितने के हो गए? 80,000 के एसेट्स पहले से मौजूद थे। अब ये जो बिस्किट्स आए ये भी तो एसेट है। क्या ये बिस्किट एसेट नहीं है? एसेट है। और पहले से कितने के एसेट मौजूद थे? 80,000 के। इसका मतलब अंकल की शॉप के अब एसेट 80,000 के नहीं रहे, बल्कि अब वो हो गए 1,00,000 के। तो अंकल के एसेट 1,00,000 के। अंकल के बिजनेस के एसेट कितने के हैं? 1,00,000 के। टोटल एसेट्स 1,00,000 के। अब ये जो टोटल एसेट बिजनेस के हो गए 1,00,000 के, अब अगर मैं बात करूँ कि इन एसेट्स के ऊपर ये जो अभी बिस्किट आए हैं, क्या इन बिस्किट्स के ऊपर ऑनर यानी कि उन शॉप के ऑनर यानी कि उन अंकल का राइट आ गया? तो आपका जवाब क्या, ये बिस्किट अब अंकल के हो गए? तो इसका जवाब है नहीं हुए। वजह? क्योंकि अंकल ने अभी इन बिस्किट्स की पेमेंट नहीं करी है। जब तक किसी भी चीज़ की आप पेमेंट नहीं करते तो आपकी वो चीज़ हो नहीं सकती, आपका उस पर राइट नहीं है। अभी भी इन बिस्किट्स के ऊपर क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं हुई, तो इनके ऊपर राइट किसका है? इस आउटसाइडर का ही। ये आउटसाइडर इन बिस्किट्स को चाहे तो अभी मंगवा सकता है वापसी, क्योंकि अंकल ने उन्हें पेमेंट नहीं करी। इसका मतलब बिजनेस के अंदर टोटल एसेट तो 1,00,000 रुपए के हो गए, 1,00,000 के टोटल एसेट तो हो गए, लेकिन ये टोटल एसेट सारे के सारे ओनर के नहीं हैं। इनमें से 80,000 के तो ओनर के हैं, लेकिन 20,000 के किसके हैं? आउटसाइडर के हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बिज़नेस के टोटल एसेट 1,00,000 के हैं, लेकिन 20,000 की क्या है? लाइबिलिटी, और 80,000 की क्या है? ओनर्स इक्विटी। लेकिन एसेट कितने के हैं? 1,00,000 के। तो बिज़नेस के एसेट्स 1,00,000 के और ओनर्स इक्विटी 80,000, तो लाइबिलिटी 20,000। तो इसका मतलब आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बिज़नेस के एसेट्स पर जितने का ऑनर का हक हो, ऑनर का राइट हो, उसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। और बिजनेस के एसेट्स में जितने एसेट्स के ऊपर ओनर का राइट नहीं हो, बल्कि वो किसी आउटसाइडर का राइट हो, तो उनको हम कहते हैं लाइबिलिटी। तो अब मैं आपको और भी चीज़, एक और चीज़ की एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने एक आइटम मंगाया है जो कि हमने बोला बिस्किट है, वो ऑनर का नहीं है उसके ऊपर राइट। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऑनर ने कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट, कोई फर्नीचर लेके रखा हुआ है शॉप के अंदर जिसकी उसने पेमेंट नहीं करी, तो फर्नीचर बिजनेस का पार्ट तो है, वो एसेट्स में तो काउंट होगा, लेकिन क्योंकि उसकी अभी पेमेंट नहीं करी होगी तो उस फर्नीचर के ऊपर राइट उस फर्नीचर वाले का ही होगा। इसका मतलब वो भी क्या होगी? लाइबिलिटी ही होगी। तो इसका मतलब बिजनेस में मौजूद कोई भी चीज़ जिसके ऊपर ऑनर का राइट नहीं हो, वो ओनर्स इक्विटी नहीं कहलाती, वो लाइबिलिटी कहलाती है। तो अब ये जो एडिशनल नेम्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं कि इनका क्या मतलब है, ये क्यों यहाँ पर है। तो ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का हक। तो ओनर का हक बिजनेस के एसेट्स पर ही कहलाता है ओनर्स इक्विटी। अब इसको इंटरनल इक्विटी क्यों नाम दिया है? इसका दूसरा नेम इंटरनल इक्विटी यूँ, क्योंकि इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, और ऑनर जो है वो बिज़नेस का अंदर का बंदा है। ठीक है? तो ओनर का
का जो भी हक होगा वो बिज़नेस के अंदर ही रहेगा। तो ओनर क्योंकि बिज़नेस के अंदर का बंदा है, वो आउटसाइडर नहीं है, इस वजह से उसको हम इंटरनल इक्विटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब किसी भी बिज़नेस में जितना ओनर का हक होता है वो उस बिज़नेस की इंटरनल इक्विटी होती है। इसका नाम एक कैपिटल भी है, तो ये कैपिटल एक ख़ास टर्म जो यूज़ हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे लाइबिलिटी यूज़ हो रही है, तो इसका कोई खास ऐसा मीनिंग नहीं बना सकते। यानी कि कैपिटल का मतलब ओनर्स इक्विटी क्या है, कैपिटल है। आप कैपिटल भी बोल सकते हैं कि किसी बिज़नेस का कैपिटल कितना होता है, जितना उस बिज़नेस के एसेट्स पर ओनर का हक होता है। ठीक है। अब दूसरे यहाँ पर एक आउटसाइडर्स इक्विटी, यहाँ पर तो आपको क्लियरली दिख रहा है आउटसाइडर क्यों, क्योंकि बिस्किट जिससे हमने बाय करे थे, ये बिस्किट वाला बिज़नेस का बंदा नहीं है, बिज़नेस के अंदर का बंदा नहीं है, बल्कि ये एक आउटसाइडर है। तो ये आउटसाइडर का हक है इस बिजनेस बिस्किट के ऊपर, तो इसका मतलब इस बिज़नेस के एसेट्स के ऊपर आउटसाइडर का हक है, तभी तो ये लाइबिलिटी है। तो आउटसाइडर्स इक्विटी मतलब आउटसाइडर का हक। और इसको एक्सटर्नल इक्विटी भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बिस्किट वाला एक्सटर्नल है, कोई बाहर वाला बंदा है, और इसको लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक टर्म अभी भी रह गई है, नेटवर्थ। तो बिज़नेस की नेटवर्थ ये होगी, इसका मतलब वर्थ मतलब होता है वैल्यू। तो इस बिज़नेस की अगर कोई बोले असल वैल्यू क्या है, तो इस बिज़नेस की असल वैल्यू वो 80,000 रुपीज़ ही है। यानी अगर कोई बंदा इस बिज़नेस को बाय करना चाहेगा तो वो 80,000 रुपीज़ में इसको बाय करेगा। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपीज़ तो उसको देने ही है लाइबिलिटी के तौर पर। यानी कि जो इस बिज़नेस का नया मालिक बनेगा वो 80,000 रुपीज़ पुराने ऑनर को देकर उस बिज़नेस को ख़रीद सकता है। बाकी के 20,000 किसको देना होंगे, वो उस बिस्किट वाले को, यानी कि उस आउटसाइडर को। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दीज आर द ऑब्लिगेशंस द बिजनेस नीड टू सेटल इन द फ्यूचर। ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जिसको बिजनेस को सेटल करना होता है फ्यूचर के अंदर। यानी कि एक शॉप वाले जिनके बिजनेस के एसेट्स हमने बात करी टोटल 80,000 हैं, लेकिन वो आप उनसे शॉप जाके खरीद लें, टोटल 1 लाख के एसेट्स हैं, लेकिन वो एसेट किस तरीके से 80,000 के तो शॉप वाले के खुद हैं, और 20,000 के उसने उधार पर लिए हुए हैं, लाइबिलिटी है। तो आप अगर उनसे वो बिज़नेस 80,000 में खरीदेंगे तो वो आपको 80,000 में वो बिज़नेस पूरी शॉप आपके हवाले कर देंगे, लेकिन साथ में वो आपको ये बता देंगे कि इस बिज़नेस के ऊपर 20,000 रुपये का उधार भी है। जब वो उधार वाला आएगा तो अब उस उधार को कौन पे करेगा, आप ही पे करेंगे। इसका मतलब आपने उस पुराने ऑनर को 80,000 रुपीज़ दिए, और जब उधार वापसी करेंगे वो बंदा, जब बिस्किट वाला आएगा तो उसको 20 देंगे, तो इसका मतलब आपने तो 1 लाख रुपए दे ही दिए ना। तो इस बिज़नेस की लेकिन नेटवर्थ क्या हुई, वो 80,000 रुपीज़ जो कि उस बिज़नेस के ऑनर को आपने देके बिज़नेस को हासिल कर लिया। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों चीज़ की बेस के ऊपर ही आगे वाली चीज़ है जो हम पढ़ते हैं। इससे पहले एक यहाँ पर नोट मेंशन है, तो उसको भी हम समझते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन अ बिजनेस इज स्टैब्लिश, जब बिजनेस स्टैब्लिश होता है, बिजनेस बनता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसके रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब एसेट्स, एसेट्स यानी बिजनेस, जब भी हम कोई भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके एसेट्स चाहिए। यानी कि आपको उसके लिए फॉर एग्जांपल कोई लैंड चाहिए होगी, कोई मशीन्स चाहिए होंगी, ठीक है, कोई फर्नीचर चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें, लैंड, फर्नीचर, मशीन, ये सब चीज़ें एसेट्स हैं। यानी कि ये रिसोर्सेज हैं उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये रिसोर्सेज अब कहाँ से आएंगे, अब आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो अब आपके ऊपर है, क्या ये चीज़ें आप खुद से ले आएँ, ठीक है, यानी आप बिज़नेस के ऑनर हैं, तो इसका मतलब ये रिसोर्सेज जो हैं यानी कि एसेट्स कम फ्रॉम टू सोर्स। ये टू सोर्स से आ सकते हैं, या तो आप कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर, या आप खुद उन चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर दें, आप खुद से उस बिज़नेस के अंदर लैंड खरीद लें, यानी आपके पास इतना पैसा है कि आप लैंड खरीद सकते हैं, तो ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो गया ओनर से, तो वो क्या कहलाएगा, उस बिज़नेस का कैपिटल। या आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आपके पास मशीन के पैसे नहीं हैं, तो आपने एक्वायर फ्रॉम क्रेडिट और लैंडर, आपने वो क्रेडिटर से या लैंडर से किसी से मशीन उधार पर ले ली, तो जो मशीन आपने उधार पर ली है वो है लाइबिलिटी, और जो आपने लैंड खुद परचेज करी है, खुद लेकर आए हैं, वो है कैपिटल। और फर्नीचर भी अगर आपने खुद ख़रीदा है तो वो है कैपिटल। इसका मतलब जो चीज़ ऑनर खुद खरीदे वो हो गया, खुद बिजनेस में लेकर आए, वो उसका कैपिटल है, और जो वो क्रेडिट पर लेकर आए वो लाइबिलिटी है। इसका मतलब बिजनेस के एसेट्स मतलब के रिसोर्स, वो रिसोर्स सिर्फ दो जगह से आ सकते हैं, या तो ऑनर खुद ला सकता है या क्रेडिटर से। तो सिर्फ बिजनेस के अंदर दो ही ज़रिए हैं कोई भी चीज़ आने के, या तो ऑनर खुद लाता है या तो वो किसी आउटसाइडर के ज़रिए आएंगे। तो जितने के एसेट्स ऑनर खुद लाएगा वो उसकी ऑनर इक्विटी होगी, मतलब कि कैपिटल, और जितने के एसेट्स वो खुद नहीं लाएगा बल्कि वो किसी और से लेकर आएगा, किसी बाहर वाले से, तो वो उस बिज़नेस की होगी लाइबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बेस पर ही एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं इसको, या इसको हम कह सकते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। ये वो चीज़ है जो अकाउंटिंग के अंदर सबसे बेसिक है, और सबसे हमेशा सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी यही देखी जाती है। तो यहाँ पर एसेट इक्वल्स टू इक्विटी, क्या मतलब हुआ कि एसेट्स बराबर होंगे इक्विटीज़ के। अब इक्विटीज़ क्या हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा इक्विटी, इक्विटी कौन कौन सी पढ़ी हमने, ओनर्स इक्विटी और आउटसाइडर्स इक्विटी। तो इन दोनों इक्विटीज़ को
ऑनर का हक और आउटसाइडर का हक बराबर किसके, इक्विटीज़ हो गई है। तो दोनों को जब अगर हम प्लस कर लें तो वो इक्विटीज़ हैं, ये प्लूरल लिखा हुआ है, एसेट्स बराबर हैं इक्विटीज़ के, यानी जितने के एसेट्स होंगे उतने का ही हक होगा। यानी कि जितने के एसेट्स हैं अभी भी आपके पास, जितने के एसेट्स होंगे आपका हक भी अभी उनके ऊपर उतने का ही होगा। किसी बिजनेस में जितने के एसेट्स मौजूद होते हैं उसके ही बराबर होती है इक्विटीज़, मतलब हक। यानी कि अभी हमने जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, कि इस बिज़नेस के अंदर टोटल कितने के एसेट्स हैं, 1 लाख के। तो इस बिज़नेस के अंदर दो लोगों का हक है, एक 80,000 का हक है किसका, ओनर का, और एक 20,000 का हक है इस बिज़नेस के एसेट्स पर किसका, आउटसाइडर का। इसका मतलब इस बिज़नेस के अगर हम इनके हक कितने कितने के हैं, यानी कि इनकी इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो इन दोनों का अगर हम प्लस कर लें तो दोनों ये कितने के बनते हैं, 1 लाख के, और यहाँ एसेट्स भी कितने के हैं, 1 लाख के। इसका मतलब एसेट्स हमेशा बराबर होंगे इक्विटीज़ के। इक्विटी में दोनों ही इक्विटी आ जाती हैं, ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी। तो यहाँ पर उसी इक्वेशन को इस तरह से लिखा हुआ है कि वो जो इक्विटीज़ एक साथ लिखी हुई थी, ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी, तो उसको आप ब्रेक कर दिया कि लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी का सम हमेशा बराबर होगा एसेट के। और अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल ज़िंदगी के, तो आपके घर के अंदर जितने के भी एसेट्स मौजूद हैं, समझें कि आपके घर में मौजूद हैं एसेट्स 90 लाख के। तो ये जो 90 लाख के एसेट्स हैं, इसके ऊपर हर एसेट के ऊपर किसी ना किसी का राइट होगा। कुछ एसेट जो है वो आपके होंगे, कुछ आपके भाई के होंगे, कुछ आपके फादर के होंगे। तो तमाम एसेट्स के ऊपर अगर ये 90 लाख के एसेट्स आपके पास मौजूद हैं, 90 लाख 9 मिलियन के एसेट्स, तो ये 9 मिलियन के एसेट्स के ऊपर ओनरशिप भी 9 मिलियन की ही होगी। उनमें से हो सकता है कि कुछ की, उसमें से 4 मिलियन के फादर का हो, 2 मिलियन की मदर की ओनर इक्विटी हो उसके ऊपर, और हो सकता है आपके ब्रदर की हो 1 मिलियन, और आपके दूसरे ब्रदर की हो 1 मिलियन, और इस तरीके से आपकी खुद की हो 1 मिलियन। तो अब ये कितनी हो गई टोटल, वही 9 मिलियन। तो ये 9 मिलियन हो सकता है ना इस तरीके से हो, यानी कि बिजनेस के भी इसी तरह से जितने के एसेट्स होते हैं उस पर उतने ही का हक होता है, चाहे वो ओनर का हो या लाइबिलिटी हो। तो ये दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बैलेंस एंड इज़ द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। तो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। ऐसा कभी बिजनेस के अंदर हो ही नहीं सकता कि ये इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाए। हमेशा एसेट जितने के होंगे उसके उतने ही बराबर होगी लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, क्योंकि एसेट जितने का होता है उतना ही उसके ऊपर, यानी कि वो एसेट क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्स हमेशा इन दो सोर्सेज से ही आ रहा है। तो या तो वो ओनर लेकर आया होगा एसेट, या तो आउटसाइडर लेकर आया होगा जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमने आगे पढ़ना है अकाउंटिंग की कुछ की टर्म्स। यहाँ पर अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक हमने अकाउंटिंग के वो जो हमने हेड्स पढ़ने हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट, उनमें से फर्स्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं और थर्ड पढ़ चुके हैं। अभी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अकाउंटिंग की टर्म्स की तरफ जाते हैं, जिसकी हेल्प से फिर हम आगे रेवेन्यू और एक्सपेंस को पढ़ पाएंगे। तो इसके अंदर पहली टर्म है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट आपको पहले से आपने सुना तो होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इसको समझाया जाएगा तो आप ज़रा ये समझिएगा। सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड टू एक्वायर एनी एसेट। किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, किसी एसेट को हासिल करने के लिए, एक्वायर मीन हासिल, किसी एसेट को हासिल करने के लिए हम जितनी भी पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट्स मतलब पे कर रहे हैं, कैश कैश पे कर रहे हैं, जितनी भी हम पेमेंट्स करेंगे उनका सम का मतलब आपको पता है जमा करना। तो उन तमाम पेमेंट्स को प्लस कर दें हम जो हमने उस एसेट को हासिल करने के लिए की है, तो उस एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आप बिज़नेस करते हैं शूज़ का, और आपने शूज़ मंगवाए हैं चाइना से। तो चाइना से 1 लाख रुपीज़ के शूज़ आपने मंगवाए हैं। अब वो 1 लाख के शूज़ जब चाइना से आएंगे तो किराया भी तो लगेगा रास्ते का। तो वो जो किराया है यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो आपके 1 लाख के शूज़ के ऊपर 20,000 की ट्रांसपोर्टेशन भी लग गई। तो आपके पास जब वो शूज़ पहुँचे तो आप अब तक कितने की पेमेंट्स कर चुके हैं, 1,20,000 की। इसका मतलब उन शूज़ की कॉस्ट हो गई 1,20,000। तो हम ये नहीं कह सकते कि शूज़ 1 लाख के हैं, बल्कि उनकी कॉस्ट क्या है, 1,20,000। इसका मतलब इन शूज़ को आपने हासिल करने के लिए कितने की पेमेंट्स करी, 1 लाख की करी आपने उस चाइना के सप्लायर को जिससे आपने शूज़ खरीदें। फिर आपने 20,000 पे करें ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक। तो इस तरीके से आपने टोटल इन शूज़ के 1,20,000 पे करें। ये शूज़ आपका एसेट है क्योंकि आपने अब इसको आगे बेचना है। तो ये एसेट को आपने हासिल करने के लिए, इन शूज़ को आपने हासिल करने के लिए कितने की पेमेंट्स करी, 1,20,000 के। तो ये आपकी एसेट है और ये उसकी कॉस्ट है 1,20,000। इसकी एक और एग्जांपल हम देते हुए चलते हैं कि अगर हमने
एक चीज़ ऑर्डर करी है ऑनलाइन, जब ऑनलाइन चीज़ हम ऑर्डर करते हैं तो हम उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी पे करते हैं, ठीक। तो डिलीवरी चार्जेस पे करेंगे। दूसरी चीज़, हमने उसके एक प्राइस देखे थे जो उस वेबसाइट पे जब ऑर्डर करा था तब, तो जो वेबसाइट पे ऑर्डर करा था उस वक्त था वो 5000 का, और जब वो हमारे पास पहुंचा तो हमने 500 डिलीवरी चार्जेस भी पे करे। इसका मतलब वो ड्रेस जो हमने ऑर्डर करा था वो अब हमारे पास उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 5500, ठीक। लेकिन अभी भी ये ड्रेस जो है वो अनस्टिच है, हमने इस ड्रेस को अभी स्टिच करवाना है। तो आपने इस ड्रेस को जब स्टिच करवाया तो 1500 और पे करे, तो अब तक आपने पे कर दिए 7000। जब वो ड्रेस पहनने के लायक हुआ तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 7000। इसका मतलब जब वो ड्रेस पूरा रेडी होगा, अगर वो ड्रेस अनस्टिच आया था तो 7000, अगर आप जब वो ड्रेस वो बना लेंगे तो आप उसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 7000। तो अगर आपने उसको सेल करना होगा तो आप क्या करेंगे, 7000 से ज़्यादा का सेल करेंगे, तब उसकी कॉस्ट कवर होगी और आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंस के। कॉस्ट एक्सपायर्ड आफ्टर जनरेटिंग बेनिफिट। कॉस्ट एक्सपायर हो जाए बेनिफिट जनरेट करने के बाद, तो इसी ड्रेस की बात कर लेते हैं। इस ड्रेस की कॉस्ट है 7000। ये 7000 रुपीज़ क्या होगा, जब आप इस ड्रेस को वेयर करेंगे, पहनेंगे, तो जब इस ड्रेस को यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रेस क्या अभी भी 7000 का रहेगा, नहीं। पहली दफ़ा पहना, अब इसकी वैल्यू 7000 नहीं, अभी पुराना हो गया, तो अब इसकी वैल्यू हो गई सपोज 5000 रुपीज़। और फिर आपने उसको और पहना और वेयर करा, और करते करते आपने उस ड्रेस को पूरा ख़राब कर दिया। जब पूरा ख़राब कर दिया तो अब उसकी वैल्यू कुछ बची नहीं, अब उसकी वैल्यू है ज़ीरो। अब आप अगर उसको किसी को देंगे, दे तो नहीं सकते, अब उसको आपने या तो फेंकना होगा, तो उसकी अब क्योंकि वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यू पहुंच गई है ज़ीरो पर। तो इसका मतलब ये जो 7000 की कॉस्ट थी ये तो एक्सपायर हो गई है। कैसे एक्सपायर हुई है, हाँ हमने वेयर करा है, बहुत सारे इवेंट्स में उसको यूज़ किया है, बहुत सारे डे उसको पहना है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी है। क्या आपको बेनिफिट देकर एक्सपायर हुई है, हाँ आपको बेनिफिट देकर एक्सपायर हुई है, इसका मतलब वो हो गया आपका एक्सपेंस। इसी तरीके से हम नॉर्मल लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का हम फिर बिल भी पे करते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम ये बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, ये बेनिफिट हासिल हो रहा है। अभी फ़ैन चल रहा है आपके ऊपर और आप मोबाइल भी चार्ज करा हुआ है आपने, तो ये तमाम बेनिफिट्स आपने लिए हुए हैं। अब ये बेनिफिट्स लेने के बाद क्या करते हैं, हम बिल पे करते हैं। तो ये जो बिल पे करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि कॉस्ट एक्सपायर हुई है, हमने वो पैसे दिए हैं। क्यों, क्योंकि बेनिफिट हमने हासिल करा है बेनिफिट के बाद। अगर एक बिज़नेस है, एक और एग्जांपल, एक बिज़नेस है और बिज़नेस के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है। एम्प्लॉयज़ को सैलरी क्यों देते हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ से काम लेते हैं। बिज़नेस एम्प्लॉयज़ से काम लेता है तो बिज़नेस को बेनिफिट होता है। एम्प्लॉयज़ जब उसका काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ से बेनिफिट लिया और उसके बाद उनको पेमेंट करी, तो जो बेनिफिट लेने के बाद हम उनको पेमेंट भी कर रहे हैं वो भी क्या है, उस बिज़नेस का एक्सपेंस। तो क्योंकि बेनिफिट लिया और उसकी कोई कॉस्ट थी, उस बेनिफिट लेने की एक कॉस्ट है। अगर आपने एक एम्प्लॉय से कोई बेनिफिट लेना है तो उसको आपने कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो उसकी कॉस्ट होगी। तो यानी कि बेनिफिट हासिल कर लिया और कॉस्ट भी आपकी एक्सपायर हो गई, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। अब आगे देखते हैं, आगे है लॉस। क्या हो, कॉस्ट एक्सपायर्ड बट नॉट जनरेटेड बेनिफिट। कॉस्ट एक्सपायर हो जाए और बेनिफिट जनरेट नहीं करे। अगर कॉस्ट एक्सपायर हो जाए, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमारे पास एक ड्रेस था, उस ड्रेस को हमने वेयर करा और वेयर करने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको जब बहुत दफ़ा वेयर करा तो वो एक्सपायर हो गया, और कॉस्ट उसकी जब एक्सपायर हुई तो हमें बेनिफिट हासिल हुआ है, और वो कॉस्ट एक्सपायर हुई है तो वो एक्सपेंस हो गया। समझिए कि आपका न्यू ड्रेस है, अभी आपने वेयर भी नहीं करा, तो वो जो न्यू ड्रेस है वो ड्रेस आपका, आप जब उसको प्रेस कर रहे थे तो वो ड्रेस आपसे जल गया। तो अब वो ड्रेस जो है वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो ड्रेस जो है वो आयरन करते हुए जल गया, तो अब वो ड्रेस की क्या हो गई, कॉस्ट एक्सपायर हो गई। ये ड्रेस था 6000 का, लेकिन अब ये 6000 का नहीं, ज़ीरो का हो गया, वजह क्योंकि अब ये जल चुका है, ख़राब हो चुका है, अब कोई पहन नहीं सकता इसको, ये तो जल गया, ठीक है। तो कॉस्ट एक्सपायर हो गई, लेकिन क्या बेनिफिट देकर एक्सपायर हुई, अभी तो एक भी दफ़ा नहीं पहना था, यानी कि कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसका मतलब ये आपको लॉस हो गया। तो अगर कॉस्ट एक्सपायर हो जाए और बेनिफिट नहीं देकर हो तो हम उसको बोलते हैं लॉस, और अगर कॉस्ट एक्सपायर हो बेनिफिट देकर हो तो वो है एक्सपेंस। यानी कि इस तरीके से वो जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन चल रहा है और आप फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, आप वहीं पर बैठे हुए हैं, तो वो तो आपका एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन अगर आपने उस रूम का फ़ैन चला कर छोड़ दिया जहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ,
एक खाली रूम है और वहाँ पर फ़ैन जो है वो चली जा रहा है और ऐसी हवा दिए जा रहा है, इसका मतलब वो जो उसका बिल आएगा वो कॉस्ट तो एक्सपायर हो रही है आपकी। जब बिल आएगा आपको वो पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन वो कॉस्ट एक्सपायर हो रही है, कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं दे रही। तो इसका मतलब वो जो बिल है वो आपका लॉस है, क्योंकि आपने कॉस्ट एक्सपायर कर ली लेकिन बेनिफिट देकर नहीं हुई। तो कब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके लिए एक्सपेंस बन सकता है और कब लॉस, तो वो आप देख लें। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आप ऐसी घर की जो है लाइट्स ओपन कर दें और वो किसी को बेनिफिट नहीं दें और सिर्फ ऐसी चलते रहे, तो वो आपके लिए लॉस होगा। लेकिन हाँ, अगर बेनिफिट देकर कॉस्ट एक्सपायर हो रही है तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस है। इसका मतलब एक्सपेंसेस गुड, जबकि लॉस क्या है, वो बैड है। तो एक्सपेंस हो जाए पर लॉस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? द अमाउंट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जो अमाउंट हम अर्न करते हैं गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, वो कहलाता है रेवेन्यू। यानी कि एक शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर ने आपको एक प्रोडक्ट बेचा है, जिस आपको बेचा है 500 का। तो वो जो 500 रुपीज़ है वो उसका क्या हो गया? रेवेन्यू। यानी कि उसने जब जैसी एक यूनिट बेचा तो एक यूनिट पे उसका रेवेन्यू हो गया 500। अगर वो 2 यूनिट्स बेचेगा तो उसका रेवेन्यू हो जाएगा 1000। तो 500 रुपीज़ का अगर उसने आपको एक रजिस्टर बेचा है, एक रजिस्टर है जिसमें आपने सोचा है कि मैं अकाउंटिंग करूँगी, तो अकाउंटिंग का रजिस्टर क्या है, उस शॉपकीपर ने आपको बेचा है 500 का। तो 500 उस शॉपकीपर के लिए रेवेन्यू है। तो क्या ये 500 उसका प्रॉफिट है? नहीं, ये उसका रेवेन्यू है। तो आप गुड्स बेचें, अभी उसने हमें रजिस्टर बेचा है, तो रजिस्टर जब बेचा है, सेल करा है उसने, तो ये उसका गुड्स है। अगर कोई शख्स आपको सर्विस बेचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एक हेयर ड्रेसर का बिजनेस है, तो वो क्या करता है, हेयर स्टाइलिस्ट हमारे हेयर को कटिंग करेगा और उसके बाद वो हमसे पैसे चार्ज करेगा। तो वो सर्विस बिजनेस है, और वो जब हमसे पैसे लेगा तो उसने क्या करा है, हमें गुड्स नहीं बल्कि हमें सर्विसेज देकर अमाउंट अर्न करा है, कमाया है। तो वो जो अगर एक हेयर ड्रेसर है, उसने 1000 रुपीज़ आपसे लिए और आपको सर्विस दी है हेयर ड्रेसर की, ठीक है, तो अब वो उसके लिए 1000 रुपीज़ उसका रेवेन्यू है। अब एक और एग्जांपल देते हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने वो जो ड्रेस ख़रीदा था अभी थोड़ी देर पहले 7000 का, जिसको आपने पूरा रेडी करा और वो 7000 का था, तो अब वो 7000 का क्या थी उसकी कॉस्ट। और अब आपने सोचा, आपको किसी आपके दोस्त ने बोला कि वो ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये ड्रेस ऐसा करो तुम मुझे बेच दो। तो आपने उसको बोला अच्छा 7000 में बेचूंगा मैं। तो ये 7000 रुपीज़ में आपने उस ड्रेस को बेच दिया। तो जब आपने 9000 रुपीज़ में, सॉरी, ड्रेस बेचा, 7000 का ड्रेस था, यानी कि उसकी कॉस्ट थी, आपने उस ड्रेस को पूरा तैयार करवाया था 7000 में, आपने ऑर्डर करा था, डिलीवरी चार्जेस दिए थे, स्टिचिंग की कॉस्ट लगी थी, तो 7000 का ड्रेस था। आपने उसको सेल करा 9000 में। जब 9000 का सेल करा तो आपको क्या हो गया, 2000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है एक्सेस अमाउंट रियलाइज और अर्न विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। जो एक्सेस अमाउंट, अब हमने एक्सेस कितना लिया है कॉस्ट के मुकाबले में, कॉस्ट थी 7000 और हमने ली है 9000, तो कॉस्ट से कितना ज़्यादा है, 2000। इसका मतलब 2000 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो एक्सेस अमाउंट जो भी हम अर्न करते हैं या रियलाइज़ करते हैं, दोनों का मतलब सेम है, रियलाइज़ का मतलब भी अर्न करना है, कॉस्ट के मुकाबले में जितना एक्सेस अमाउंट होगा वो हमारा कहलाता है प्रॉफिट। तो इसी तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ बाय करी है 10 रुपीज़ की, तो वो उसकी कॉस्ट है। जब आपने उसी चीज़ को बेचा है 15 रुपीज़ में, तो 15 रुपीज़ आपका रेवेन्यू है, और 15 रुपीज़ में बेचने के बाद आपको 5 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका है 5 रुपीज़। इसका मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो रेवेन्यू आएगा, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होता है। तो रेवेन्यू 15 जो था उसके अंदर 10 रुपीज़ की तो हमारी कॉस्ट खुद की थी, हमने वो चीज़ 10 रुपीज़ की बाय करी थी, तो 10 रुपीज़ तो वहाँ चले गए, हमने एक्स्ट्रा जो कमाया है वो क्या है 5, तो 5 ही हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर है।